तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई और मेंग लियार ये पता लगा लेते हैं कि केविन जुओ को सपोर्ट करने वाला बंदा कौन है। वो असल में उसका ही अपना मास्टर होता है जो कि उसे दोबारा से हील कर देता है और उसके साथ साथ उसका लेवल भी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। और फिर केविन जुओ अपने मास्टर को बताता है कि ये सब कुछ योंग फाई की वजह से हुआ है, मगर उसका मास्टर फिर उसे ही डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मैंने मना भी किया था कि कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि जिसकी वजह से मेरी तरफ किसी का शक जाए। अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, जो करना है मैं खुद करूंगा। इतने में उसे शक होता है कि शायद कोई उनकी बातें सुन रहा है, तो वो फौरन से उस गुफा को पूरी तरह से बंद कर देता है और एक पोर्टल के जरिए केविन जुओ को लेकर वहां से चला जाता है। और योंग फाई मेंग लियार को लेके वहां से काफी दूर निकल आया था और वो कहता है कि हम लोग मास्टर जुओ के बारे में किस तरह सबको बताएं, क्योंकि हमारे पास तो किसी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है। कोई भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा कि ये सब कुछ केविन जुओ और उसके मास्टर का किया धरा है। मगर वो लोग सोचते हैं कि शायद डीन इसमें उनकी कोई हेल्प कर सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीन कुछ मेडिसिन बना रहा होता है और वहाँ पे हमें बहुत सारे और भी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में होते हैं। उन लोगों को प्रिंसेस चुनियान वापस लेकर आ गई थी। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें पता भी नहीं था कि हमारे साथ वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर डीन उन लोगों को पिल्स खिलाकर उन लोगों की इंजरीज को हील करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं और डीन एक के पास जाता है और उसे पिल खिलाता है, मगर वहाँ पे मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ने जानबूझकर पहले से ही प्लान बनाया हुआ था, किसी की सोची समझी साजिश है ये। तो फिर डीन एक बंदे का हाथ पूरी तरह से सीधा कर देता है और उसकी इंजरीज को भी बिल्कुल ठीक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को फिलहाल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम लोग आराम करो और अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर करो। इतने में वो अपनी एक सर्वेंट से कहता है कि अरे मैं तो भूल गया, उस पोर्ट को बंद करो, उसमें पानी बॉयल हो रहा था, कहीं वो सूख ना जाए। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर योंग फाई और मेंग लियार दोनों ही वापस आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर डीन काफी सरप्राइज होता है कि ये दोनों एक साथ कैसे। मगर फिर वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल सही सलामत हो। मगर वो लोग फिर डीन से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मगर डीन कहता है फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये कहकर वो उन लोगों को इग्नोर करता है और वापस से उन लोगों की इंजरीज को ठीक करने के काम में लग जाता है। मगर वो लोग दोबारा से डीन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। मगर डीन उससे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर कितने लोग जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और मेरे पास कितना काम है। ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग मेरी मदद करो। मगर फिर वो लोग डीन से कहते हैं कि हम लोग आपसे जो बात करना चाहते हैं वो इन्हीं डिसाइपल के बारे में है, हम जानते हैं कि इन्हें किसने हर्ट किया है। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डीन को सारी सच्चाई जाकर बता देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है वो किसी तरह के ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहा था। ये बात सुनकर डीन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ डीमन क्लान के लोग ही कर सकते हैं और खास तौर पर वो लोग जो कि वेम्पायर टेक्निक्स को जानते हो। ये सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि वेम्पायर मैजिक, आखिर ये किस तरह का मैजिक होता है। तो डीन उन लोगों को बताता है कि इस तरह की टेक्निक सिर्फ और सिर्फ वेम्पायर क्लान के लोग यूज किया करते थे ताकि वो लोग अपनी इंजरीज को हील कर सके। ये एक बहुत ही ज्यादा एविल मेथड है, इसे यूज करने के लिए ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है और जो भी बंदा इसे रिफाइन करता है वो इसे अपनी टेक्निक्स के साथ मर्ज करके अपनी इंजरीज को हील करता है। इसकी खास बात ये है कि ये हमारी बॉडी को पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी के साथ इम्प्रूव कर देती है। ये टेक्निक कोई भी कल्टीवेटर फिलहाल तो नहीं सीख सकता क्योंकि इसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वैसे भी हमारे सेक्ट में इस तरह की टेक्निक्स अलाउड भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद फिर मेंग लियार कहती है कि इस टेक्निक को जिस बंदे ने यूज किया है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जुओ है। ये सुनकर डीन बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास किसी तरह का कोई सबूत है, क्योंकि मैं अपने दोस्त पर ऐसे ही शक नहीं कर सकता। मैं उसे काफी लंबे टाइम से जानता हूँ, वो कभी भी किसी तरह के भी डीमन आर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा और ऊपर से वो टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मुझे लगता है कि वो जुओ की लिमिट से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है, इसलिए वो इसे सीख भी नहीं सकता। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमेशा से एविल से नफरत करता
करता आया है, इसलिए वो कभी भी एविल्स के साथ मिल ही नहीं सकता, ना ही उनसे मिलने के बारे में सोच सकता है। अगर तुम्हारे पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि हमारे पास फिलहाल तो कोई भी सबूत नहीं, मगर हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में आप हमारी हेल्प करें ताकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके। मगर मास्टर कहता है कि बस बहुत हो गया, जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो तब तक इस मुद्दे पर कभी भी किसी से भी बात मत करना, और फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा काम है तो तुम लोग फिलहाल यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ ही वो उन्हें वापस से अपने घर से बाहर निकाल देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों एक जगह बैठे हुए होते हैं और मेंगलियार कहती है कि अब तो ये बात साफ हो गई है कि डीन इस मामले में हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। और फिर दूसरी तरफ प्रिंसेस चुनियान कहती है कि डोंग डोंग कहाँ है, मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा, क्या वो कहीं घूमने के लिए गया है? पर लगता तो नहीं है कि वो ऐसी सिचुएशन में कहीं घूमने फिरने के लिए गया होगा। मगर वो लोग जब योंगफाई की तरफ देखते हैं तो वो काफी ज्यादा उदास होता है। ये देखकर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया। मगर अचानक वो डोंग डोंग का वो एक बाहर निकालता है और उन लोगों को बताता है कि डोंग वो एक अंडे में कन्वर्ट हो चुका है। असल में हम लोगों के खिलाफ जब केविन जुओ ने एक जाल बिछाया था तो उस वक्त हमारे पास निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। उस वक्त डोंग ने मेरी हेल्प की और वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और मुझे उड़ाकर वो वहाँ से बहुत ही दूर ले गया और हम लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ पर हमें एक डीमन पैलेस दिखाई दिया। उस डीमन पैलेस के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ी, मगर डोंग मुझे बचाते हुए खुद मारा गया। उसके बाद से ही वो इस अंडे के शेप में आ गया है। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो कहती है कि उस केविन जुओ की तो मैं अच्छी खासी हालत बनाऊंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। बेचारे डोंग का उसने क्या हाल कर दिया है, आज से मैं खुद डोंग डोंग की केयर करूंगी। मगर फिर मेंगलियार कहती है कि अगर हम लोगों ने कोई भी एक्शन लिया तो हम लोग अपने दुश्मन को पहले से ही अलर्ट कर देंगे। हम लोग इस वक्त केविन जुओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का डायरेक्ट डिसाइपल है। और फिर योंगफाई कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास वाकई में किसी तरह का कोई एविडेंस होता और डीन भी अगर हमें इसमें सपोर्ट करता तो फिर हम लोग उस केविन जुओ की तो खटिया खड़ी कर देते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि हम लोग डीन और प्रेसिडेंट जुओ के अलावा किसी और का सहारा लें, कोई और लीडर जो कि हमें इनके अगेंस्ट सपोर्ट कर सके। मेंगलियार कहती है कि इस वक्त तो डीन भी हमारा साथ देने से इनकार कर रहा है, मगर एक बंदा ऐसा है जो कि शायद हमारी हेल्प कर सकता है। जिस पर सब लोग उससे पूछते हैं कि कौन है वो शख्स। तो मेंगलियार कहती है कि हमें डीन उयांग से जाकर मिलना होगा। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हमारा अपना ही एक एल्डर है, इसलिए हमें उसके अगेंस्ट किसी बड़े लीडर को लाना होगा जो कि उससे भी बड़े लेवल का हो। अगर हम लोग उसे वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें फिर प्रेसिडेंट जुओ से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि डीन उयांग तो इस वक्त ट्रेवल पर कहीं निकले हुए हैं और उनका कुछ भी नहीं मालूम कि वो कब वापस आएंगे। उन्होंने बहुत पहले ही एक लेटर लिखकर ये बता दिया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सुनने के बाद फिर प्रिंसेस चुनियन कहती है कि सिस्टर डोंगफेंग वो तो शेनलान अकेडमी के बटलर रूम के इंचार्ज है। इसका मतलब है कि उसकी मदद से हम लोग वो लेटर वापस निकलवा सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि डीन उयांग इस वक्त कहाँ पे है। और फिर मेंगलियार कहती है कि ये आइडिया अच्छा है, हम लोग डीन की करंट लोकेशन का पता लगा सकते हैं, मगर उस लेटर रूम में जाना इतना आसान नहीं है और ना ही किसी के लेटर को पढ़ना अलाउड है। और ऊपर से सिस्टर डोंगफेंग वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी है, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ। अगर मैं उससे रिक्वेस्ट भी करूंगी तब भी वो मेरा कहना नहीं मानेगी। ये बात सुनकर योंगफाई कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब फिर ये है कि चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो लालच देनी पड़ेगी। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियन कहती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, तुम ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तुम जैसे ही सिस्टर डोंगफेंग के सामने जाओगे वो वैसे ही गुस्से में पागल हो जाएगी, बस तुम्हें वहाँ से भागना है। वो तुम्हारे पीछे भागेगी, हो सकता है कि वो शायद तुम्हें पकड़कर थोड़ा सा पीट भी दे, मगर इससे हमारा काम हो जाएगा। तो योंगफाई कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर डोंगफेंग उस लेटर रूम में बैठी हुई होती है और इतने में एक बर्ड एक लेटर लेकर वहाँ पर आता है जो कि उस सिस्टर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। और वो जब उसके ऊपर अपना हाथ रखती है तो
वो उस लेटर को लेके फौरन से एक सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिस्टर डोंगफेंग का एक स्पिरिट बर्ड भी बैठा हुआ होता है जो कि उस रूम की प्रोटेक्शन के लिए बैठा था। वहाँ पे आने वाले छोटे छोटे बर्ड्स वहाँ पे लेटर्स लेकर आते हैं और उस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस सीक्रेट रूम के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जो कि अलग अलग लेटर्स के लिए खुले हुए होते हैं और वो बर्ड्स जैसे ही उन लेटर्स को उन बॉक्सेस के अंदर डाल देते हैं तो वो बॉक्सेस फिर से बंद हो जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और जिसे भी अपना लेटर लेना होगा वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगा और सिस्टर डोंगफेंग को बोलकर अपना लेटर ले लेगा या फिर वो खुद लेटर को रीड करने के बाद उसे उस बंदे तक पहुंचा देगी। और फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टर डोंगफेंग ये सब कुछ देख रही होती है मगर अचानक उसके बर्ड के पास कोई छोटी सी चीज आकर गिरती है जिसे देखते ही वो बर्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और जैसे ही वो उसे खाने के लिए आता है तो वो छोटी सी चीज हट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी सी चीज किसी धागे के साथ बंधी हुई होती है और वो बर्ड उसे खाने की कोशिश करता है मगर योंगफाई ऊपर खड़ा होकर उस धागे को खींचना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो बर्ड उसके पीछे पीछे चला जाता है। और दूसरी तरफ सिस्टर डोंगफेंग जब ये देखती है तो वो फौरन से बाहर की तरफ आती है मगर जैसे उसे दिखाई देता है वहाँ पर योंगफाई है और उसे देखते ही उसे फौरन से अपना वो फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने कमरे में नहा रही थी। और नहाने के बाद जब वो अपनी बॉडी के साथ टॉवल लपेट कर बाहर आती है तो बाहर योंगफाई खड़ा हुआ था। उसे देखते ही वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, उसके हाथ से वो टॉवल गिर जाता है। ये याद आने के बाद उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है और वो हर जगह आग फैला देती है, यहाँ तक कि पूरा घर जलने लगता है। और वो योंगफाई से कहती है कि तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे आने की। वो उस पर एक के बाद एक फायर अटैक करना शुरू कर देती है तो योंगफाई फौरन से उसी स्पिरिचुअल बर्ड के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके अटैक से बचते हुए वहां से दूर निकल जाता है। मगर सिस्टर डोंगफेंग वो उस पर एक के बाद एक अटैक्स की बौछार कर देती है और योंगफाई उस बर्ड को लेकर जैसे ही हवा में ऊपर उड़ता है तो सिस्टर डोंगफेंग गुस्से में पागल सी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम आज मुझसे बचकर निकल पाओगे, मैं तुम्हें कभी भी अलाउड नहीं करूंगी कि तुम बार बार मेरे सामने आओ। ये कहने के बाद वो अपने स्पीयर को बाहर निकालती है और फौरन से अपना एक फायर स्पिरिट बर्ड क्रिएट करती है और उसके ऊपर बैठकर वो योंगफाई का पीछा करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के वहां से जाने के बाद मेंगलियार, प्रिंसेस चुनियान और कियान तीनों ही एक जगह छुप कर उसे देख रहे होते हैं। और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो चुनियान कहती है कि सिस्टर डोंगफेंग को जब ये पता चलेगा कि इस सब में हम भी इन्वॉल्व हैं तो सच में वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। और मेंगलियार भी कहती है कि मैं जानती हूँ वो मेरी भी बहुत ही अच्छी दोस्त है, उसने कभी भी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर इस वक्त हमारी मजबूरी यही है कि हम उसका फायदा नहीं उठा सकते, ना ही हम लोग उसे हर्ट करना चाहते हैं, मगर फिलहाल तो हमारे काम के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। ये कहने के बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस लेटर रूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर कोई भी और शख्स मौजूद नहीं होता जो कि उन्हें रोक सके, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही आसानी से उस रूम के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये रूम तो सच में काफी बड़ा है। उन्हें वहाँ पर वो सीक्रेट रूम भी दिखाई देता है जिसके बाहर एक स्पिरिचुअल गेट बना हुआ होता है। उस गेट को देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो लेटर रूम इसी के अंदर है। एक एक करते हुए वो लोग फौरन से उस लेटर रूम के अंदर चले जाते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस रूम को देखने के बाद प्रिंसेस चुनियान कहती है कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनका मैसेज कौन से वाले बॉक्स में है, और अगर हमने एक एक बॉक्स को चेक किया तो हमें तो पूरा दिन लग जाएगा। मगर मेंगलियार कहती है कि जरा वहाँ देखो, हमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दिखाई गई है, हमें बस हाई स्टेटस वाली कैटेगरीज को चूज करना है और वहाँ पर जाकर चेक करना है। ये कहने के साथ वो लोग अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं और अलग अलग बॉक्सेस को जाकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि डीन का मैसेज कहाँ है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफाई को, वो उसी बर्ड के साथ उड़ते हुए बहुत ही दूर निकल आया था और सिस्टर डोंगफेंग जो कि फायर स्पिरिचुअल बर्ड पर उसका पीछा कर रही थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो उस पर अटैक्स की बौछार कर रही थी, मगर योंगफाई उस बर्ड को अभी भी वही दाना दिखाकर उड़ाते हुए बहुत ही दूर ले आया था। योंगफाई उससे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह
वजह से हुआ था। मगर सिस्टर डोंगफेंग तो गुस्से में थी और वो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। इसके बाद वो उस पर एक के बाद एक फायर एनर्जी से अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे योंगफाई खुद को बाल बाल बचा रहा होता है। यहाँ तक कि एक अटैक तो उसके पास से होते हुए गुजरता है और उसके सामने जाकर हिट करता है, मगर वो बर्ड सिर्फ और सिर्फ उस दाने को देखते हुए सीधा उस आग के भी आर पार निकल जाता है। और योंगफाई जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो दूसरी तरफ वो दाना उस बर्ड के बिल्कुल करीब आ जाता है, जिस पर वो बर्ड भी बिल्कुल खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसे अपने मुंह में दबोच लेता है। तो दूसरी तरफ योंगफाई उसे बाहर निकालने के लिए जैसे ही स्टिक को खींचता है तो वो बर्ड भी पलट जाता है और योंगफाई उसकी पीठ से नीचे गिरता है तो उसे बहुत ही जोर की चोट लगती है। और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो सिस्टर डोंगफेंग उसके बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ी हुई थी और वो योंगफाई से कहती है कि आज के बाद तुम किसी भी बेगुनाह इंसान को चोट नहीं पहुंचा पाओगे। मगर योंगफाई कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मगर डोंगफेंग कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ये कहते ही वो उस पर आग के गोलों की बारिश कर देती है, जिससे योंगफाई फौरन से पीछे हटते हुए अपनी जान बचाता है। अगर सिस्टर डोंगफेंग उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रही होती है और योंगफाई खुद को बहुत ही आसानी से उन अटैक से बचा भी रहा होता है। उसकी स्पीड और स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, मगर अचानक से वो देखता है कि कुछ अटैक उसके बेहद करीब आ गए हैं। ये देखते ही वो फौरन से अपना एक जायंट हैंड क्रिएट करते हुए उन सारे के सारे अटैक्स को उस हैंड के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर देता है। उसके इस अटैक की वजह से सिस्टर डोंगफेंग के बाल थोड़े से जल जाते हैं, जिस पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फाइट बैक कर रहे हो, मेरे बाल आज तक किसी ने भी नहीं जलाए। ये कहने के साथ ही वो गुस्से में अपनी एनर्जी के जरिए 2 फायर बर्ड्स को क्रिएट करती है, जो कि योंगफाई पर आग उगलना शुरू कर देते हैं। तो योंगफाई फौरन से वहाँ से दूर हटता है और कहता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, पता नहीं किस बदनसीब की इसके साथ शादी होगी और उस बेचारे की जिंदगी इसके साथ कैसे गुजरेगी। खैर जो भी है, जो शादी करेगा वही पछताएगा। मगर फिर डोंगफेंग कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स करने वाले। ये कहने के साथ ही वो फिर से एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी का अटैक करती है। वो फायर एनर्जी अचानक से कुछ स्पिरिचुअल बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद योंगफाई देखता है कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। तो वो कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहने के साथ वो फौरन से जेड रूई की पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है उसके शोल्डर्स पर फिर से वही आर्मर्स आ जाते हैं और उसके हाथ में एक स्पीयर भी आ जाता है। वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ बर्ड के ऊपर जाते हुए जंप लगाता है और ऊपर चला जाता है। इसी तरह वो इनके ज्यादा से ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो अपना स्पीयर थ्रो करता है तो डोंगफेंग का वो स्पिरिचुअल बर्ड भी उसमें फायर एनर्जी अटैक करता है, मगर योंगफाई उस स्पीयर को दोबारा से रोक कर वापस थ्रो कर देता है, जो कि उस बर्ड को सीधा जाकर हिट करता है और सिस्टर डोंगफेंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर आकर गिरती है। मगर वो किसी सूरत भी हार मानना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे लफंग लड़के के सामने तो बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकने वाली। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी के साथ फिर से अपना स्पीयर बाहर निकालती है और हवा में ऊपर जाने के बाद वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है और योंगफाई पर पूरी ताकत के साथ हमला करती है। और हमें दिखाया जाता है योंगफाई जेड रूई को बाहर निकालता है तो वो उस अटैक को रोक देता है और साथ में उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने अंदर खींच लेता है, जिस पर योंगफाई भी खुश होता है और वो कहता है कि शुक्र है कि इस जेड रूई ने बिल्कुल सही टाइम पे काम किया है। वो उसकी एनर्जी को तेजी से खींचना शुरू कर देता है, जिस पर डोंगफेंग भी हैरान रह जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके स्पीयर की सारी एनर्जी खींचकर उस जेड रूई के अंदर जा रही होती है। ये देखकर योंगफाई कहता है कि अरे नहीं, इसने फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। वो जेड रूई तो वहाँ पे मौजूद आग को भी खींचकर एनर्जी फॉर्म में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और फिर डोंगफेंग कहती है कि आखिर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मगर योंगफाई कहता है मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मगर ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि सिस्टर डोंगफेंग के स्पीयर में मौजूद वो रेड स्टोन पूरी तरह से क्रैक होता है और जैसे ही वो टूटता है तो वो सीधा उस जेड रूई की तरफ चला जाता है और जैसे ही उससे टकराता है तो वो जेड रूई फौरन से डीएक्टिवेट हो जाती है और सब कुछ पूरी तरह से रुक जाता है। और हमें फिर से सिस्टर डोंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि आग बगोला हो चुकी होती है। योंगफाई उसे एक के बाद एक ऐसा सरप्राइज दे रहा होता है कि जिसकी वजह से उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे इस तरह गुस्से में देखकर योंगफाई कहता है कि प्लीज इस मर्तबा माफ कर दो,
मगर वो कहती है कि नहीं अब बहुत हो चुका। ये कहते ही वो उसे पीटना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि प्रिंसेस चुनियान वो एक बॉक्स को खींचती है। उसे लगा कि शायद डीन का मैसेज इसके अंदर होगा, मगर वहाँ पे मौजूद जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो सारे के सारे अपने आप ही खुलना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और सारे एक साथ गोल गोल घूमने लगते हैं। उन लेटर्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो इसमें कन्वर्ट होकर उन सब लोगों को सुनाई देने लगता है और जितने ज्यादा लेटर्स होते हैं उतनी ही ज्यादा आवाजें होती हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस चुनियान को सर में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि इन लेटर्स में इतनी ज्यादा आवाज क्यों है, इससे तो मेरा सर फट रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगलियार अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे लेटर्स को पूरी तरह से खामोश कर देती है और जो लेटर डीन का होता है उसे वो आसानी के साथ सिलेक्ट कर लेती है। ये देखकर प्रिंसेस चुनियान भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो मेंगलियार कहती है कि सब कुछ मेरे इस स्पेल की वजह से हुआ है। हम लोग अपने सेक्ट में इस स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बुक्स चूज करने के लिए करते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लेटर को ढूंढने के लिए भी काम आएगा। वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं जो कि डीन का लेटर होता है। इस लेटर में मौजूद सिग्नेचर को देखते हुए प्रिंसेस चुनियान कहती है कि ये तो यान लुओ टाउन का कोई सिग्नेचर लग रहा है। इतने में उन लोगों को डोंगफेंग की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इतना जल्दी वापस कैसे आ गई। और फिर डोंगफेंग कहती है कि योंगफाई मेरे पीछे मत आओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो सब लोग भी हैरान हो जाते हैं और इस तरफ योंगफाई वो डोंगफेंग से कहता है कि प्लीज मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेन मत करना। मगर फिर डोंगफेंग भी उससे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना। मगर वो दिल ही दिल में कहती है कि पहले तो इसने मुझे बगैर कपड़ों के देखा और ऊपर से आज इसने मेरा वेपन भी तोड़ दिया। सच में आज इसने हद कर दी है। वो योंगफाई से कहती है कि जितना जल्दी यहाँ से दफा हो जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मगर योंगफाई वहाँ से जाने वाला नहीं था। वो कहता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपका वेपन तोड़ा है इसलिए मैं आपको एक नया वेपन ला कर दूंगा। तो फिर डोंगफेंग उससे कहती है कि मैं बोला तुमसे ऐसा वेपन कैसे ले सकती हूँ कि जिसमें ऐसा क्रिस्टल लगा हुआ हो जिसमें डीन की अपनी ब्लेसिंग्स शामिल हो। ये हमारी शेनलान अकेडमी का सबसे यूनिक वेपन था जो कि मुझे डीन ने पर्सनली खुद से दिया था। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहते ही वो लेटर रूम की तरफ जाती है तो योंगफाई उसका पीछा करता है और कहता है कि जरा एक मिनट मेरी बात तो सुनो। और इस तरफ क्यान कहता है कि सच में सीनियर ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर हम लोगों की जान बचाई है, हमें भी जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। मगर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त योंगफाई बहुत ही अच्छे मूड में है। बेहतर यही है कि हमें उसके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो इस वक्त काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि डोंगफेंग उस सीक्रेट रूम के बेहद करीब आ गई थी, जिस पर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं वो वाकई में अंदर तो नहीं आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो डोंगफेंग की नजर में वो सब लोग गिर जाएंगे और उनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और इस तरफ योंगफाई उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसे शोल्डर से पकड़ने की कोशिश करता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।